जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो जितना ईंधन इस्तेमाल करती है उससे कहीं ज्यादा बना देती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये भारत की नई हकीकत है। आज हम बात करेंगे भारत की इसी जबरदस्त परमाणु छलांग की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की कामयाबी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व का पल है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद इसे एक निर्णायक कदम कहें, तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। असल में ये दुनिया के सामने भारत की साइंटिफिक ताकत का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। तो चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। जगह है तमिलनाडु का कल्पक्कम। यहाँ भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब ये क्रिटिकलिटी क्या है? आसान भाषा में कहें तो रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। एक कंट्रोल में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, और यही बिजली बनाने की प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये उपलब्धि इतनी खास क्यों है? तो इसे ऐसे समझिए, इस कामयाबी के साथ भारत अब रूस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जो कमर्शियल स्केल पर एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहा है। मतलब ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है जिसमें भारत ने एंट्री ली है। तो आखिर ये जादुई रिएक्टर है क्या चीज? एक ऐसी मशीन जो इस्तेमाल से ज्यादा फ्यूल बना दे? ये तो लगभग कीमियागिरी जैसा लगता है ना? चलिए, इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए, जो पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो एक ऐसी गाड़ी की तरह हैं जो सिर्फ पेट्रोल जलाती है। लेकिन ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे FBR भी कहते हैं, ये एक ऐसी गाड़ी है जो चलती तो है ही, साथ साथ और पेट्रोल भी बनाती जाती है। कमाल है ना? मतलब ये बिजली तो पैदा कर ही रहा है और साथ ही भविष्य के लिए और ज्यादा ईंधन भी तैयार कर रहा है। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, रिएक्टर का जो मेन फ्यूल है, यूरेनियम प्लूटोनियम का मिक्सचर, वो टूटता है और उससे तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर स्टेप 2, ये न्यूट्रॉन्स उस यूरेनियम से जाकर टकराते हैं, जिसे आमतौर पर बेकार समझा जाता है। और यहीं पर स्टेप 3 में असली जादू होता है। ये टक्कर उस बेकार यूरेनियम को एक नए और बहुत पावरफुल फ्यूल प्लूटोनियम 239 में बदल देती है। मतलब एक तरह से हम कचरे से सोना बना रहे हैं। और ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। ये जो तस्वीर अभी दिख रही है, ये उसी रिएक्टर का असली इंजीनियरिंग डायग्राम है जिसने ये ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। ये भारत की दशकों की रिसर्च और इंजीनियरिंग की मेहनत का नतीजा है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये रिएक्टर कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा विजन जिसे भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने दशकों पहले देखा था। तो चलिए इस 3 स्टेज वाले मास्टर प्लान को समझते हैं। तो भारत की पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी 3 स्टेज में बटी है। स्टेज 1 में हम अपने नॉर्मल रिएक्टर्स में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें बिजली मिलती है और साथ में थोड़ा प्लूटोनियम 239 भी। अब आता है स्टेज 2, जिसमें हमने अभी अभी कदम रखा है। यहाँ हम स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और बिजली तो बनाते ही हैं, साथ में और भी ज़्यादा प्लूटोनियम और एक नई चीज़ यूरेनियम 233 बनाते हैं। और फिर आएगा स्टेज 3, जो कि फाइनल गोल है। इसमें हम थोरियम का इस्तेमाल करके इतनी बिजली बनाएंगे कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतें हमेशा के लिए पूरी हो सकती हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सिर्फ एक और पावर प्लांट नहीं है। ये एक पुल है, एक बहुत ही ज़रूरी पुल जो हमें हमारे यूरेनियम पर निर्भर आज से थोरियम से चलने वाले कल तक ले जाएगा। और यही पुल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस एक कामयाबी का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित क्यों नहीं है। इसका एनर्जी, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट और दुनिया में भारत की क्या जगह होगी, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। ये जो तुलना है, इससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी छलांग है। जरा देखिए, जहां पुराने रिएक्टर्स यूरेनियम का 1% भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, वहीं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स 60% से भी ज्यादा यूरेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? कम न्यूक्लियर कचरा, हमारे रिसोर्सेज का कहीं बेहतर इस्तेमाल और विदेशों से यूरेनियम खरीदने पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, भारत के पास यूरेनियम बहुत ही कम है, दुनिया का सिर्फ 1 से 2%।
लेकिन हमारे पास थोरियम का एक बहुत बड़ा खजाना है, पूरी दुनिया का 25% से ज्यादा। और ये नया रिएक्टर ये उसी खजाने को खोलने की चाबी है। चलिए अब कुछ जबरदस्त आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें उतने ही यूरेनियम से 60 गुना, जी हां 60 गुना ज्यादा एनर्जी निकालने की ताकत देती है। ये अकेला रिएक्टर करीब 5 लाख घरों को बिजली दे सकता है और ये भारत के बड़े लक्ष्यों जैसे 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 2070 तक नेट जीरो एमिशन को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है और उसे समझना भी जरूरी है। ये राह उतनी आसान नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एम.वी. रमना जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर में ब्रीडर टेक्नोलॉजी का इतिहास मुश्किलों भरा रहा है। उनका ये भी कहना है कि इस रिएक्टर से बनने वाली बिजली सोलर एनर्जी जैसे दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी होगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर अब आगे क्या? ये जो मील का पत्थर हमने पार किया है, भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? सच तो यह है कि भारत अब एक ऐसे रास्ते पर है जो उसकी एनर्जी की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आखिरकार दशकों की इस लंबी वैज्ञानिक मेहनत का जो अल्टीमेट गोल है वो है सच्चा आत्मनिर्भर भारत। एक ऐसा भारत जो अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए किसी और देश पर निर्भर ना हो, बल्कि अपने ही थोरियम के विशाल भंडार से अपनी किस्मत लिखे। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये टेक्नोलॉजी भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता है या फिर ये एक बहुत महंगा और मुश्किल दांव साबित होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा और हिम्मत भरा कदम बढ़ा दिया है।